अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों पर। जमान पार्क में दहशतगर्दों की हवालगी के हवाले से पंजाब हुकूमत की पीटीआई को डेडलाइन दे दी गई है। आज दोपहर 2 बजे ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खिलाड़ियों की उड़ान का सिलसिला भी जारी है, जहां पिछले दिनों हमें ये खबरें मिल रही थी कि पीटीआई छोड़ने वालों की जो खबरें आ रही थी, ऐसे में ये उड़ान अब भी जारी है। अली जैदी कप्तान के साथ डटे रहेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। बिल्कुल जी। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अल-कादिर ट्रस्ट केस में कप्तान बुशरा बेगम की आज नैब अदालत में पेशी। इसके अलावा बात करेंगे शुगर के मर्ज के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान का पहला नंबर है। और बात करेंगे क्या मोदी सरकार की हठधर्मी एशिया कप और वर्ल्ड कप ले डूबेगी। बिल्कुल जनाब। और सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जमान पार्क के हवाले से। तहरीक इंसाफ में छुपे शरपसंदों को हवाले करे निगरान पंजाब हुकूमत की डेडलाइन आज दोपहर 2 बजे खत्म होगी। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक 30 से 40 शरपसंद इमरान खान की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। तय कर लिया गया है कि दहशतगर्दी के इस वायरस का इलाज वैक्सीन से नहीं बल्कि सर्जरी से होगा। फौजी अदालतों में दहशतगर्दों का ट्रायल होगा। आमिर मीर ने मीडिया से बात करते हुए मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और जमान पाक में पनाह गज़ीन है, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। जो इन हमलों में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है जो बड़ी ख़तरनाक, 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है, जियो फेंसिंग के ज़रिए भी, कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़ फोड़ की। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की तलबी, साथ ही अहलिया को भी बुलावा आ गया। नैब टीम समन वसूल कराने जमान पार्क पहुंची मगर बात ना बनी। अब दोबारा फिर उनको जाना पड़ेगा। कप्तान की अहलिया समेत जुमे रात को यानी कि आज रावलपिंडी पेश होने की हिदायत कर दी गई है। 190 मिलियन पाउंड कहां से आए, मुंतकली कैसे हुई, अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए अतियात कहां से मिले, इमरान खान से सब पूछा जाएगा। इन दोनों मामलात पर तफसील से बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, सब खैर खैरियत, लेकिन लाहौर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। कल भी हमने देखा कि केनाल रोड पे पुलिस की एक भारी नफरी हमें नजर आई। ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन खबरें अब ये आ रही हैं, जिस तरह आमिर मीर साहब ने भी कहा है कि ये 40 दहशतगर्द हैं जिनकी तलात मिली है कि वो जमान पार्क में मौजूद हैं। आपका क्या कहना है? आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे ख्याल में इस तरह हो नहीं सकेगा, क्योंकि इतना सब में इतनी समझ तो होती है कि अगर किसी ने कोई जो इस किस्म की हरकतें की हैं जो कि इसको कंडेम करने की जरूरत थी और खान साहब को भी कंडेम करने की जरूरत थी। खान साहब ने इसको कंडेम नहीं किया अभी तक, और जो कि उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन ये कहा जाए कि वो उनको अंदर बिठा के रखा होगा, जमान पार्क के अंदर होंगे वो लोग, मेरा नहीं ख्याल। आजकल के दौर में ऐसा होता नहीं है। शहर के अंदर है जमान पार्क और जमान के अंदर अगर 30-40 लोग बिठा दिए जाएं और वो भी जो कि वांटेड है या नीडेड है, जो कि जिन्होंने मॉन्यूमेंट जलाए, जो विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को कंडेम करना चाहिए था। इमरान खान साहब ने उसको कंडेम नहीं किया, जो कि विच इज इन अ बैड टेस्ट। ऐसे नहीं हो सकता कि 30-40 लोग घर में बिठाए हो उन्होंने। ये जरा थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना, हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, राना साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने ये कहा है, मैं वर्ड टू वर्ड कोट करता हूँ, कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन दहशतगर्दी के लिए उकसाने में मर्दों से भी आगे हैं। आपके ख्याल में ये कितना दुरुस्त है? देखिए, जो ऑडियो लीक्स आई हैं जिसमें ऑडियोज में सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे आप। और उसमें तो आप किसी को डिफेंड भी नहीं कर सकते, ना किसी को कह सकते हैं कि नहीं जी ऐदी आवाज़ नहीं, किसी और दी आवाज़ है, या उसको जाके उसको लैब में उसको करा लें, उसकी जो भी होती है उसको चेक करा लें। लेकिन देन अगेन अगर ये सामने चीज़ें आई हुई हैं और सामने आवाज़ें हैं, तो इस पे तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं है, उसमें कोई किसी को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता किसी को। और ख़ास तौर पे जहाँ पे शोहदा का जिक्र हो, शोहदा और जिना हाउस, और उसके अलावा जनाब शोहदा की तस्वीर, एंड देन वहाँ पे जहाज है। जहाज का मतलब ये नहीं कि वो एमी जहाज रखा होते डमी, नो, इट मींस अ लॉट। इन चीजों को देखे कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। और मैं तीसरी मर्तबा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपके शो में कि खान साहब को मैं बार बार कहता रहा हूँ, पिछले 3-4 रोज से कह रहा हूँ कि खान साहब को चाहिए कि वो इस चीज को कंडेम करें, चाहे वो पीटीआई लोग हैं नहीं है। कंडेम करने में क्या गलती है, क्या हर्ज है? उसमें कंडेम करेंगे तो बहुत सी चीजें जो है ना वो डाइल्यूट हो सकती हैं, और उनके लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। बीइंग अ पाकिस्तानी उसको कंडेम करना बहुत बहुत जरूरी है। जी राना मुबश्शिर साहब, कहिएगा, अगर खान साहब इस चीज को कंडेम करते हैं तो क्या पीटीआई के लिए हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे? इसके अलावा ये भी बताइएगा कि पीटीआई की आप क्या समझते हैं, पॉपुलैरिटी में कमी आई है? जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पीटीआई से अलहदगी भी इख्तियार कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, वोट बैंक जो है पीटीआई का मुतासिर हुआ है? देखिए, वोट बैंक जो है ना इस वक्त जो है बिल्कुल मुतासर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो वाकयात हुए उसमें उनको सामने रख के बिल्कुल मुतासर हुआ है, क्योंकि लोगों के ज़हनों में एक बात जरूर आ गई है कि यार ये क्या हो रहा है, दिस इज लाइक अ रेपिटेशन ऑफ एमक्यूएम। ठीक है, जिस तरह एमक्यूएम कर रही थी उसी तरह रिपीट हो रही हैं चीजें। सो वो मैं पुरानी एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। सो जिस तरह चीजें उन्होंने की उसी तरह रिपीट हो रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, जो मौजूदा लोग, जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए इस वक्त, उनके लिए वो उन्होंने कुछ ऐसा डिलीवर अभी तक नहीं किया, आगे कर नहीं पता, लेकिन आज तक एज ऑफ नाउ उन्होंने आज तक कोई चीज डिलीवर नहीं की है। सो उनके पास उनका कंपैरिजन किया जाए इमरान खान के साथ, तो यस, इमरान खान के पास ज्यादा वोटर है, सपोर्टर है, और इमरान खान के पास ज्यादा तादाद है लोगों की जो उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। बट ये वाकया जो है, इसको जो मर्जी कह ले, खान साहब इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, खान साहब इसको मेलो डाउन कर सकते हैं इन सब चीजों को, लेकिन उनको सामने आना चाहिए। एवरी डे, एवरी मिनट पासिंग बाय, इट्स अ सिचुएशन, और ये सिचुएशन बनेगी। सो इट्स इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो पिछले 3-4 रोज से कह रहा हूँ, जिस दिन से ये वाकया, खान साहब को खुद आगे आके इसको कंडेम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम करना चाहिए था। और जहां पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं, वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इन शरपसंद अनासर से पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। आप यू आर राइट राना साहब के पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको भी सामने आकर यही बात दोहरानी चाहिए और बार बार दोहरानी चाहिए कि शरपसंद अनासर से पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। ये आजकल जो वफादारियां तब्दील हो रही हैं राना साहब, ये क्या मामला है और इसका एंड क्या होगा? देखिए, वफादारियां जो तब्दील हो रही हैं वो ये हमेशा होती आई हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस इसमें भी कोई नहीं है। और जो प्रेशर माउंट होता है, और प्रेशर जब भी माउंट होता है उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे पीटीआई में जो कि लोग इकट्ठे किए गए थे, पहले आपने देखा 20 लोग चले गए, ठीक है, जब नो कॉन्फिडेंस आनी थी 20 लोग चले गए। राना साहब, ये ज़मीर की आवाज़ है किसी और की आवाज़ है? ज़मीर को बंदा है यदि गल कर रहे। ये ज़मीर की आवाज़ वो तो नहीं जो सिंध हाउस से भी कुछ अर्सा पहले बहुत सुनाई दी थी? देखिए, सिंध हाउस की तो आवाजें हमने सुनी है, लेकिन सिंध हाउस में हर चीज की यहाँ पे वीडियो निकल आती है, लेकिन सिंध हाउस के पैसे लेते हुए देते हुए हमें कोई वीडियो नजर नहीं आई। सर वहां कैमरे नहीं थे, सॉरी।
नहीं तानू किस तरह पता कैमरे से गए सोते सर वहां जैमर्स लगे हुए थे, आई थिंक सो। जैमर भी लगे हो तो कैमरा तो चल जाता है ना, क्या कर रहे हो यार, आप ना करें सुखेरा साहब इस तरह ना। राणा साहब, अच्छा अगर इस बात को, वफादारियां तब्दील होने वाली बात को अगर लिंक किया जाए, इमरान खान ने जो टिकट्स दिए, उन्होंने खुद इंटरव्यूज किए कैंडिडेट्स के, और उनके जो पुराने साथी थे, पुराने दोस्त थे, वफादार दोस्त थे, उनको टिकट्स नहीं मिली। तो क्या इमरान खान साहब को आने वाले हालात का पहले से पता था कि ये वफादारियां तब्दील होंगी, इसीलिए पुराने दोस्तों को टिकट्स नहीं दी, नए चेहरे लेकर आए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खान साहब को बहुत पुराना जानता हूं, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में उनको देखा हुआ है काम करते हुए, और आई एम टॉकिंग लाइक वे बैक, लाइक मे बी लाइक 20 years। सो खान साहब का जो है ना, अभी जो आजकल की जो सिचुएशन थी ना, जो आप पूछ रहे हैं, देखिए आजकल की सिचुएशन में उनका ये था कि उनको भी पता था कि 3-4 लोग, मैं भी 3-4 लोगों की बार बार बात करता रहूं कि उनके इर्द गिर्द 3-4 लोग हैं खान साहब के, जो कि उनको मिस गाइड करते रहे हैं, करते आज भी कर रहे हैं। मतलब आज तो नहीं, खैर मैं हफ्ता पहले तक की बात करूंगा, लेकिन करते रहे हैं उनको मिस गाइड, और उनको पिच करते हैं अगेंस्ट द फोर्सेस और अगेंस्ट पिंडी, लेट मी पुट इट दिस वे। सो पिंडी के पिच करते रहे, तो उनको कई मर्तबा, मतलब कि जहां पे भी इंटरेक्शन हो, हमने खुद कहा है, मैंने भी कहा है कि जनाब ये नहीं ना करें, क्योंकि ये फोर्सेस है। किसी एक बंदे को, अगर एक बंदे को भी आप जीरो इन करेंगे ना, किसी को भी, मैं किसका नाम नहीं ले रहा, किसी एक को भी जीरो करेंगे तो दैट इज द इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके ठीक है गिले शिकवे हो सकते हैं, आपके जनाब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन उसको पब्लिकली मत करें। आप उसको बैठ के उनके साथ सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको बैठ के एहतजाज भी कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन जब पब्लिकली आप इस तरह की बातें करेंगे तो एक इंस्टीट्यूशन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। देखिए ना, एक जवान है, जवान सीने पे गोली खा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। जवान सीने पे गोली खा रहा है, किस लिए खा रहा है? बिल्कुल, मेरे लिए खा रहा है, आपके लिए खा रहा है। वो इसलिए खा रहा है कि हम आराम से सो सके, और अगर हम वो गोली खाना बंद कर देगा, उसको कितने को, उसको यहाँ पे कोई करोड़ों रुपए मिलते नहीं, अगर करोड़ों रुपए मिलते भी हो तो कोई सीने पे गोली खाने के लिए तैयार भी होता है, जब तक उसके अंदर जज्बा ना हो। तो वो उसको आप डीमोरल कर रहे हैं, तो डीमोरल मत करें उसको। अच्छा राणा साहब, आपने जो 3-4 लोगों का जिक्र किया है, क्या ये वही लोग हैं जो माजी में कहा जाता था, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द 3 से 4 लॉबीज हैं बेसिकली, जो खान साहब को बहुत से मामलात में अंधेरे में भी रखती हैं? तो आपका इशारा उनकी तरफ ही है? ये मुझे नहीं पता उस चीज का, मैं उसको रेफर नहीं कर सकूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन द पॉइंट इज बिकॉज आई नो कि देयर आर 3-4 पीपल अराउंड हिम जो कि उनको खान साहब, देखे खान साहब के साथ लोगों ने होप्स पिन की हुई हैं, लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं। क्यों इसलिए उम्मीदें लगाई हुई हैं क्योंकि इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं दे सक रहे, कुछ डिलीवर नहीं कर सक रहे, और वो जो लोग नाराज हुए जब ये लोग पावर में आए, जो इस वक्त हुक्मरान है, ये लोग पावर में आए, तो जो लोग नाराज थे, जिनके अंदर गम था, गुस्सा था, वो भी इमरान खान साहब के साथ मिल गए। ठीक है, सो देखें, वो बहुत से लोगों ने अपनी उम्मीदें इनसे अटैच की हुई है खान साहब से, तो जो अच्छी बात है, बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो जहां पे कोई कोताही हो रही है या जहां पे मिस गए खान साहब को, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे आके उसको जनाब बिल्कुल बताएं कि भाई दिस इज रॉन्ग। और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, उसमें तो हम बिल्कुल रुक नहीं सकते, लेकिन हमें कोई रोकना भी चाहे तो हम नहीं रुक सकते। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं कि दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आप बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपके बड़ी सपोर्ट है लोगों की और दुनिया की सपोर्ट है, लेकिन जहां पे कोई चीज गलत हो रही है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई वजह होगी जो हम लोग आपको कह रहे हैं, या एटलीस्ट मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज इन चीजों को करेक्ट कर लें। देखिए ना, जब हम फौज पे क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, अननेसेसरीली, तो वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं ना।
मेरा हमेशा से ये रहा है स्टैंड कि आप फौज को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें ताकि फौज वालों की इस्लाह हो सके। जी। आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आप अगर फौज को क्रिटिसाइज करेंगे ना तो डिमोरल हो जाएंगे। सो वो ना करें, आप उनको ऐसी कोई राय दें ताकि वो इस्लाह कर सके। ये ना करें कि आपकी फौज की बैशिंग करें तो आप समझे जनाब को आपकी तालियां बजेंगी और आपको शाबाशी मिलेगी। नहीं, ठीक है, कोताहियां हैं, गलतियां हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राणा साहब। अलकादे ट्रस्ट केस की बात करते हैं, खान साहब के साथ बुशरा बीबी को भी तलब कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं पीटीआई के गले पड़ गया है ये केस? देखिए, व्हेन यू आर सिटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर ना, पावर के अंदर जब आप होते हैं या आप फॉर दैट मैटर किसी ऑफिस में होते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में होते हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उस वक्त की जजमेंट जो आप करते हैं, उस वक्त के हिसाब से जो जजमेंट करते हैं आप, उसमें कोताहियां हो सकती है, लेकिन द पॉइंट इज व्हेन यू आर वर्किंग यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। होती है, ये नहीं होता कि नहीं गलतियां नहीं होती हैं, होती हैं। आप काम करेंगे तो गलतियां होगी, नहीं काम करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, फिर तो आराम से बैठ गलती नहीं होनी कोई। लेकिन द पॉइंट इज कि जहां पे हो सकता है कोई गलती, मुझे उसका नहीं पता, आई हैव नो क्लू, ठीक है, मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि क्यों उसमें क्या क्या कोताहियां हुई, क्या क्या गलतियां हुई, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता। सो आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट ऑन दैट वन। सो when you're working you're bound to make mistakes, I can say that, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन राणा साहब ये किस तरह का केस है कि इस केस में पैसे मुल्क से बाहर नहीं गए, बेसिकली पैसे मुल्क में आए हैं। इससे पहले जितने भी केसेस होते थे उन केसेस में मुल्क से बाहर पैसा जाता था। तो थोड़ा हमारी गाइडेंस ही कर दे, थोड़ा समझा ही दे हमें। देखिए, अब ये बात सही है, यहाँ तक जो बात आप कह रहे हैं ना कि देखिए मुल्क से बाहर ही हमेशा पैसा जाता है, हुंडी से जाता है या यहाँ पे कोई भी तरीका कार इस्तेमाल करके बाहर चला जाता है पैसा। लेकिन पॉइंट इज यस, पैसा पाकिस्तान के अंदर ही आया है और कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पाकिस्तान के अंदर पैसा है, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। और फिर 50 मिलियन शरीफ फैमिली के साथ भी जोड़ा जा रहा है इसमें। जी, वो देखें, वो इसकी डिटेल में जो बात हो रही है ना कि बेसिकली वो प्रॉपर्टी किसकी थी, वो किसकी थी और आगे उसने वो प्रॉपर्टी किसको दी, वो एक पूरा एक चेन है। अब उसकी डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा राणा साहब, अलकादे ट्रस्ट से पहले तोशाखाना केस जो है वो सामने आया और जब लिस्ट जो है वो कोर्ट में पेश की गई तो बयानिया आगे ना बढ़ सका। क्या अलकादे ट्रस्ट, जिसमें अगर शरीफ फैमिली का नाम हम सुन रहे हैं, क्या इसका हाल भी अब तोशाखाना केस जैसा ही हम देखेंगे फ्यूचर में? एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आप लोगों ने रेज किया है, दैट इज कि देखिए पैसा मुल्क से बाहर नहीं गया, मुल्क के अंदर आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मुल्क से बाहर जाता है पैसा, हुंडी से जाता है, ऑफशोर कंपनीज के थ्रू जाता है। ऑफशोर कंपनी वैसे खोलना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ऑफशोर कंपनी में अननेसेसरी, उसका डेफिनेशन ये होती है ऑफशोर कंपनी की कि आपके जो सोर्सेज हैं वो डिक्लेयर्ड हो। ऑफशोर कंपनी आप इसलिए खोलते हैं कि अननेसेसरी टैक्सेस जो है वो अवॉइड हो सके, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन आपके जो एक्चुअल मनी है उसके सोर्सेज डिक्लेयर्ड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कहां से आए, इनहेरिटेड है नहीं है, कैसे, जो भी है। लेकिन वो उसके ऑफशोर कंपनी खोलने का कोई नुकसान नहीं है या इलीगल नहीं है, लेट मी पुट इट दिस वे। लेकिन एनीवेज बात सही है आपकी, तोशाखाना भी बड़ा यहाँ पे हाइप क्रिएट हुई, तो भी यहाँ पे बहुत रोला पड़ा, ये हो गया जी, वो हो गया। लेकिन तोशाखाना में जहां से आगे, जिस साल से आगे आपने इंफॉर्मेशन या डिटेल देने शुरू की है, उससे पीछे भी जाए ना, उससे पीछे भी उससे बड़ा रोला है उससे भी। सही, और सही। पता कि आप, मैंने किसी को गिफ्ट करना है, किसी डिप्लोमेट को गिफ्ट करना है, तो उन्होंने अपनी लाइन रखी हुई है कि जी $300 से ऊपर का आप गिफ्ट नहीं दे सकते हमें जी, या फॉर दैट वो व्हाटएवर जो भी उन्होंने वहां पे ब्रैकेट रखा हुआ अपना, उससे ऊपर वो अपना गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये नहीं हो सकता कि तुसी उन्होंने जाके कोई उसे टिफनी दा सेट दे दो, वो नहीं हो सकता। सर राणा साहब, यहाँ तो सब चलता है सर, इधर तो डॉलर, पाउंड्स, कैश, घड़ियां, गाड़ियां, कुछ भी चलता है।
तो तुसी इस चक्कर किसी को टिफनी का सेट देना शुरू कर दो, ये मुंकी देनी। राणा साहब, मैं आपका इशारा जिस तरफ है मैं समझ रहा हूँ उसको भी, लेकिन क्या करें, अब गरीब मुल्क है और कितने सालों से हम कर्जों की दलदल में ही हैं। अब हालात आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है मुआशी तौर पर मज़ीद मुश्किल होंगे। रिपोर्ट्स ये हैं कि जून में जो हमने कर्जों की अदायगियाँ करनी है तब तक के लिए तो हमारा गुजारा हो जाएगा, हम अदायगियाँ भी कर देंगे, लेकिन जून के बाद जैसे ही जुलाई आएगा हमें IMF के एक बड़े प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, मज़ीद कड़ी शराइत के साथ जाना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए खेरा साहब, मैं आपको बताऊं, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े हाई लेवल के किसी बंदे के साथ जो डोनर्स हैं जो पाकिस्तान को पैसे देते हैं, मेरी उनसे रिसेंटली मुलाकात हुई। अब वो बड़ा लो प्रोफाइल होके पाकिस्तान में आए हुए थे। सो बड़ी मैं आज कन्फाइड कर रहा हूँ ये चीज, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ना मैं एजेंसी का नाम लूंगा, लेकिन वो बहुत बड़ी डोनर एजेंसी है जो पाकिस्तान को बहुत पैसे देती है, ठीक है। तो उसके बहुत हाई लेवल के एक डेजिग्नेशन के साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई एंड ही सेड कि जी हमारे जो डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि जितनी डोनर एजेंसीज हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या जो और भी डोनर एजेंसीज हैं, वो ये सारे मिल के पाकिस्तान को पैसा दें तो ठीक है। अच्छा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसे देने हम डिस्करेज करेंगे, ठीक है। उसने एक और बात भी कही, उसने कहा कि हो सकता है आप लोगों को बजट से पहले जो है 1.3 बिलियन मिल जाए, ठीक है। ओके आगे पीछे मिल जाए, बजट से पहले या बाद में आपको मिल जाए, ठीक है। सही। लेकिन उस बाद डिसीजन ये लिया गया एज ऑफ नाउ, कल डिसीजन क्या होता है, चेंज हो जाता है, वी डोंट नो, लेकिन एज ऑफ नाउ डिसीजन ये है कि कलेक्टिवली पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ओके, ठीक है। ओके। अच्छा, द रीजन इज सुखैरा साहब, द रीजन इज एंड है ना, इसका रीजन ये दिया उन्होंने कि भाई ये तुम लोग मैनेज नहीं करते पैसे सही, ठीक है। एंड टू सम एक्सटेंड आई एग्री विद दैम, ठीक है, कि मैनेज वाकई हम लोग सही नहीं करते। देखिए ना, टैक्स जो लोग हैं वो ज्यादा इसलिए नहीं देते कि उनका ट्रस्ट डेफिसिट है हुकूमत के साथ। Exactly. बिल्कुल राणा साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाले मामलात जो है, बल्कि ये जो मसाइल हैं ये बहुत गंभीर है। ख़ास तौर पर मैनेज चीज़ें ना होने में सबसे एक मेन रीज़न ये भी है कि हमारी हुकूमत के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हमारे विफाकी खर्चे हों, सूबाई हों, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, फिर खसारे में जो इदारे हैं उसमें भी हमें बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हों। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। क्रिप्टो करेंसी सर्विस पाकिस्तान में बंद करने का फैसला कर लिया गया है। स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने पर काम भी शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी की आड़ में पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड होता रहा। पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर्स मालियत की क्रिप्टो करेंसी होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी भी लीगल नहीं किया जाएगा। FATF ने भी शराइत लगाई हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो 2.8 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स रह गई है। क्रिप्टो करेंसी में जो है वो फ्रॉड है। स्टेट बैंक हुकाम पाकिस्तान से अरबों डॉलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पर FIA कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान में 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं जो कि रजिस्टर्ड थी और जिनके जरिए फ्रॉड हुआ। 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस दिसंबर 2021 में अचानक बंद हो गई, जिन पर हज़ारों पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे। तो एक एप्लीकेशन पर 5 से 30 हज़ार कस्टमर्स और सरमायाकारी जो है वो 100 से 80 हज़ार डॉलर थी। एप्लीकेशंस के जरिए मज़ीद अफराद को लाने पर भारी मुनाफे का लालच भी दिया जाता था। तो क्रिप्टो करेंसी जो है इसको एक डिजिटल दुनिया में वो पैसे कहा जाता है बेसिकली जो आप सिर्फ ऑनलाइन जो है वो
इस्तेमाल करते हैं और इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, उस मुतालिक भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में जो है वो एक बड़ा फैसला कर लिया गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसको बंद कर दिया जाएगा, पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। और इस पर बात करने के लिए बिल्कुल इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद ओने, जो कि क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की पाकिस्तान में वजूहात क्या हैं? देखिए जी, बात ये है कि मेनली इदारे ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ फ्रॉड, जैसे आपने अपने इंट्रो में बोला कि फ्रॉड होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि कौन सी ऐसी चीजें जिसमें फ्रॉड नहीं है। होता बेसिकली क्या है कि हर वो बिजनेस या हर वो चीज के जिसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास या वसाइल नहीं है या रिसोर्स नहीं है या हम उसको बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको बंद कर देते हैं। कितने ऐसे काम है, रियल एस्टेट को देख लें, स्टॉक मार्केट में आप देख लें, देयर आर सो मेनी थिंग्स के जिनमें आपको फ्रॉड अगर आप पैरामीटर नहीं सेट करेंगे उसके अराउंड तो आप जो है वो उसमें आपको फ्रॉड नजर आएगा। यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप देखें कि तकरीबन हर वो चीज कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठे लोग फायदा उठा सकते हैं बल्कि उस पर्टिकुलर चीज को टैक्स नेट में लाके हुकूमत भी ठीक ठाक फायदा उठा सकती है, क्योंकि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे, उसके गिर्द पैरामीटर सेट नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई हम आउटराइट उसको बैन कर देते हैं। अब आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने क्रिप्टो करेंसी गेन्स पे 30% का कैपिटल गेन्स टैक्स आयद कर दिया है। पूरी दुनिया में जितने भी हैं उनमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट लेवल पे खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टोस के अंदर। इस वक्त बिटकॉइन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना है। मुख्तलिफ ममालिक हैं जो क्रिप्टोस के अंदर गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट करती हैं, बिकॉज नो डाउट अबाउट इट आने वाले दौर में ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी रियलिटी है। लेकिन हम जैसे मुल्क जब हम अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से चीजों को अंडरस्टैंड करने में जो मेहनत लगती है वो लगाने से कासिर है, तो हमारे पास एक आसान तरीका है जी कि हम इस चीज को आउटराइट स्ट्रेट अवे जाएं और जाके इसको बैन कर दें। अच्छा सैयद, और एक बात कहिए, ये तो चले गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है और आपका ये कहना है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसको लीगलाइज करके हम इसको टैक्स नेट में भी ला सकते हैं। लेकिन हम जो वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा हैं, उनका ये कहना है कि फेटफ ने भी अब ये शर्त लगा दी है कि क्रिप्टो करेंसी को कभी भी लीगल नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में। तो फेटफ ने क्यों ये शर्त लगाई है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि इसके अंदर हम अपना जब ओपिनियन देते हैं, जैसे मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि अगर ये डिफरेंट एक्सचेंजेस जो क्रिप्टो में काम कर रही हैं वहां पे अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी का केवाईसी देती है उनको और उनको बोलती है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी अगर अकाउंट ओपन करे और पैसे रखे तो उसकी डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाए सो दैट उन लोगों को टैक्स करे गवर्नमेंट और उससे रेवेन्यू बनाए। ये सारी सजेशंस और ओपिनियंस का पहली बात तो ये हरगिज मतलब नहीं है कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई फैसला आया है उस फैसले को मैं ये बोल रहा हूं कि मानना नहीं चाहिए, डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया देन पीपल शुड फॉलो इट। एक बात। दूसरी चीज ये कि फेटफ की तरफ से जो बात की गई है कि क्रिप्टो को आप ना करें क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, डॉलर्स मुल्क में है नहीं। अब दो प्राइमरी रीजंस है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये स्टेप लेना पड़ा है, उसमें भी गवर्नमेंट की हो सकता है अपनी मजबूरियां हो, जिसको हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने। पहली चीज तो ये कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट्स, पाकिस्तान वांट्स कि अभी डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए और क्रिप्टो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डंप योर लोकल करेंसी एंड यू हैव टू गो फॉर डॉलर्स। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग। अब फेटफ अगर आपको ये बात कर रहे हैं तो फेटफ इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि पाकिस्तान में अगर क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है तो चूंकि पाकिस्तान के पास सेफ्टी पैरामीटर्स नहीं है कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अपने मुल्क में लेके चल सके, दैट्स व्हाई अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होगी तो जहां पे इसके पॉजिटिव फायदे पूरी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान एज अ मुल्क, एज अ पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान इसको हैंडल नहीं कर सकती। ये ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे अगर कोई
बहुत आला, बहुत जबरदस्त हवाई जहाज बने और वो हवाई जहाज तमाम हवाई जहाजों से बेहतर है, लेकिन अगर आपके मुल्क में एयरपोर्ट ही नहीं है कि वो वहां पे लैंड कर सके, तो आप अगर वो आपके उस हवाई जहाज के अलावा दूसरे जहाजों के बनाए हुए एयरपोर्ट्स पे लैंड करेगा, अच्छा सैयद, और वो बहुत अच्छा है लेकिन तबाही होगी। अच्छा सही, अच्छा सैयद, और जिस तरह आपने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि इट्स अ डिस्कशन एंड इट्स एन ओपन डिस्कशन, हम इसमें अपनी राय दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आप क्रिप्टो को के हक में बेसिकली बोल रहे हैं और आपका ये कहना है कि आने वाला दौर जो है वो ब्लॉकचेन का दौर है, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं इससे रिलेटेड जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं या स्टॉक्स खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या एसेट्स बनाते हैं या करेंसी रखते हैं, थ्रू डिफरेंट मीन्स जो है वो आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं, जिसको हम सेकंड इनकम भी कह सकते हैं, जिसको आप फुल टाइम जॉब भी कह सकते हैं, विच इज समथिंग फिजिकल। लेकिन ये ब्लॉकचेन क्या है? विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरनेट, ये इंटरनेट की दुनिया पे है। फिर ये मैं इस बात को मानता हूं कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे स्टोर्स बन गए हैं, इवन गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं, इवन आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं थ्रू क्रिप्टो। लेकिन बेसिकली मुझे तो ये सब आर्जी लगता है, और जो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिवाय लालच के कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें मैं यहां पे आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि देखिए, आपने स्टॉक मार्केट की बात की, दो तरह के दुनिया में एसेट्स पाए जाते हैं। एक आपके पास पेपर एसेट है, एक आपके पास रियल एसेट है। रियल एसेट में आपके पास टेंजिबल चीजें हैं, पेपर एसेट में आपके पास इनटेंजिबल्स हैं, जैसे क्रिप्टो हो गई, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई। हमारे ये अभी न्यूज चैनल्स के ऊपर चल रहा था और आपने भी फरमाया इंट्रो में कि वो कहते हैं कि जी इसका 2.8 ट्रिलियन डॉलर से मार्केट कैप उठ के 2 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर आ गया। पहली बात तो मैं यहां करेक्ट कर दूं, 2 ट्रिलियन डॉलर पे मार्केट कैप नहीं है, ये तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा ऊपर है। दूसरी बात ये, अगर आपका ये पैरामीटर है कि एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के जिसका मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन के ऊपर आ गया, सो दैट्स व्हाई ये इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास बुरी है, तो स्टॉक मार्केट की आप हालत देखें, स्टॉक मार्केट का तो फिर बेड़ा गर्क हुआ हुआ है पूरी दुनिया के अंदर बिकॉज ऑफ ये हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जी एक मार्केट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, उसका मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर आ गया है तो आप कहेंगे बस वो तो फ्रॉड। असल मसला यहां पे ये है कि इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये ऐसे ही है, किसी शहर में क्राइम बढ़ रहा है, सैयद, मैं आई एग्री विद यू। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि क्रिप्टो में भी तो बहुत से ऐसे कॉइन्स आए जिसमें लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए गवा दिए, वो बेचारे लुट गए, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अगर 100 कॉइन्स हैं तो उसमें से सिर्फ 4 या 6 या 10 ऐसे हैं जिनमें से लोगों को फायदा, और फिर बड़े नाम थे इस कॉइन्स में, इस क्रिप्टो करेंसी में, जो डूबे, लोगों का नुकसान हुआ। मैं ये जवाब आपको काउंटर जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। जी, यहां पे मैं एक चीज बताऊं, देखिए हर वो चीज कि जिसमें आपकी आवाम, आपकी पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, अगर आप अपने मुल्क में उसको बंद कर दें तो उसका नुकसान ये होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के जिसमें आपकी आवाम का इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी आवाम पैसा डाल रही है, पब्लिक लेवल के ऊपर, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर उसकी अवेयरनेस आप नहीं दे पाते लोगों को। क्रिप्टो करेंसी के अंदर मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस बनी, उन्होंने अरबों का फ्रॉड किया, मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्रिप्टो को ग्रे एरियाज में रखा है। आपको पता है कि 20 अरब डॉलर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होगी, हर दूसरा पाकिस्तानी क्रिप्टो में काम करना चाह रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाह रहा है। तो आप अगर इसको प्रॉपर केवाईसी देके, टैक्स नेट्स में लाके, पैरामीटर सेफगार्ड्स लगा के अगर इसको एक लीगलाइज शक्ल दे देते हैं तो उससे होगा क्या कि पब्लिक लेवल के ऊपर लीगलाइज तरीके से आप अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। हरगिज ये मतलब इस तरह तो आप कहें कि अच्छा, इस तरह तो कभी भी पाकिस्तान में कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हो सकती। फ्रॉड के डर से आप किसी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को यहां पे आप फलने फूलने ही ना दें। अच्छा सैयद, और बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, कई ममालिक में क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जा रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, क्योंकि लोग इस बात को समझती है। अमेरिका में आप देखें तो अमेरिका में क्रिप्टो को, वहां पे भी कैपिटल गेन्स क्रिप्टो के ऊपर है, यूके ने इसको किया है, वहां पे कैपिटल गेन्स ले रही है। इंडिया सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पिछले साल 30% कैपिटल गेन्स उन्होंने इसके ऊपर लिया और वहां पे भी प्रॉपर्ली काम हो रहा है। आप कभी इस चीज को सोचें कि व्हाई इट इज
कि पूरी दुनिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही हैं, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, वो आपके लेफ्ट और राइट मुल्कों के अंदर आके अपने दफातर भी ओपन कर रही हैं। पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बजाय इसके कि दुनिया, इस बदलती दुनिया में बदलती टेक्नोलॉजी को समझ के उसको एक सेफगार्ड तरीके से अपने लोगों को मुतारिफ करवा के लोगों को तैयार करें आने वाले दौर के लिए, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बंद कर। अच्छा सैयद, आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, इस नई इनोवेशन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या तैयार ही नहीं है? देखिए जी, यहां पे मैं एक और चीज कहूंगा। यहां पे एक देखिए, हम बेसिकली हमें एज अ नेशन डिपेंडेंसी सिंड्रोम में, हम एक ऐसी कैफियत में आ गए हैं, डिपेंडेंसी की कैफियत में, कि हम एज अ नेशन खुद ये सोचते ही नहीं है कि यार, अब मिसाल देता हूं मैं आपको, अमेज़न आप देखें पाकिस्तान में हर तीसरा जवान अमेज़न कर रहा था, ठीक है, और लेकिन मैं आज आपको बताऊं, एज एन इन्वेस्टर आप पाकिस्तान में अमेज़न का काम छेड़ के देखें, आपको दिन में तारे दिखा देंगे आपके बैंक्स, करने नहीं देते आपको काम। ये आप अमेज़न नहीं कर पा रहे, आप क्रिप्टो नहीं कर पा रहे, आखिरी रिजॉर्ट आपका कि आपके मुल्क का जवान कोई स्किल सीख के फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर अपने स्किल को बेच के डॉलर्स कमा रहा था, आपने पिछले हफ्ते इंटरनेट बंद कर दिया, और अभी खदशा है कि आने वाले दौर में फिर इंटरनेट बंद करेंगे। यानी हर वो चीज जिससे आपका पाकिस्तानी घर बैठ के पैसा बना सकता है, ना सिर्फ मुल्क को फायदा हो बल्कि ना सिर्फ अवाम को फायदा बल्कि मुल्क को फायदा हो, आप उसको बंद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते आपकी सोच है अरबों रुपए का नुकसान हुआ है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, स्टॉक मार्केट है वो फ्रॉड है, स्कैम है, क्रिप्टो है वो फ्रॉड है, स्कैम है, अमेज़न है फ्रॉड है, स्कैम है, ऑनलाइन काम है, इंटरनेट बंद कर दे, फ्रॉड है, स्कैम है। तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ इस मुल्क के अंदर जो है वो आप मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं आपकी इस बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से आपकी सैयदौन, क्योंकि इंटरनेट का जो एक्सेस है ये हमारा हक है, और हमारा नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इससे कमा भी रहा है। और आईटी रिलेटेड अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद जो है हमारा नौजवान उस तरह काम नहीं कर पा रहा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन हम वापस क्रिप्टो पर आते हैं, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने कहा कि पूरी दुनिया में इसको लीगल किया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसका फ़ायदा ही है। मैं एक बात एक चीज यहां मैं ऐड कर दूं आपको, एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं। आप ये देखें, पिछले साल की खबर है कि एक क्रिप्टो करेंसी है आइडा, ब्लॉकचेन का नाम है कार्डानो, ठीक है जी। कैन यू इमेजिन कि इथियोपिया का एजुकेशन सिस्टम, ये लोग कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर वहां पे उसकी रैपिड बिल्डिंग करने की बात कर रहे हैं पिछले साल। यानी अफ्रीका जैसे मुल्क जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ब्लॉकचेन पे लेके जाने की बात कर रहा है, कोई एजुकेशन सिस्टम को ब्लॉकचेन पे लेके जाने की बात कर रहा है। दुबई में आपके पास एक्सपोज हो रही है, इंडिया में आपके पास वो उसके ऊपर टैक्स नेट में लाके वहां से रेवेन्यू कमा रही है इंडियन इकोनॉमी। हम क्या कर रहे हैं? बंद कर दें। फ्रॉड हो सकता है जी, मनी, और भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो जब आप टैक्स नेट में लेके आएंगे तो आप मनी लॉन्डर्स को पकड़े ना। आप अपनी कॉम्पिटेंस के साथ जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, आप उनके गिर्द घेरा तंग करें। आप क्या करते हैं? आप पूरी इंडस्ट्री को उठा के जो है वो कहते हैं कि बस पूरी इंडस्ट्री बंद। और इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है कि आप जैसे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, आप अमेज़न को देख लें, तो ये आज दुनिया जो है वो बहुत और तरफ जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली हम, लेकिन इसके अंदर हाँ, फिर मैं वही चीज कहूंगा कि वक्त मुश्किल है, मुल्क पे मुश्किल वक्त है। जो भी सिलसिला है, एज ए गुड सिटीजन, गवर्नमेंट का जो फैसला है, अवाम उसको फॉर द टाइम बीइंग उसे माने, बिल्कुल माने। और फिर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, वी आर होपफुल फॉर द कंट्री, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ये चीजें बेहतर। बिल्कुल सैयदौन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान बहुत से ऐसे मौके हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है इंटरनेशनली भी काम करने से। क्रिप्टो इसकी वन ऑफ द एग्जाम्पल है। फिर इंटरनेट बंदिश की सैयदौन बात कर रहे थे, इसमें भी कोई शक नहीं, अरबों का नुकसान हुआ पिछले दिनों जब इंटरनेट इस मुल्क में बंद हुआ। जहां पूरी दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है, वहीं हम जो है इंटरनेट जैसी एक चीज़ से भी जो हमारा महरूम हो गए, हमारे से एक्सेस छीन लिया गया उसका। और अभी भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कुछ दिनों के लिए इंटरनेट जो है वो बंद हो जाएगा और दोबारा कंप्लीटली
बंद कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों का जो है वो कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। बिल्कुल, इस बात के बाद तो हम ब्रेक ही लेते हैं। ब्रेक ही लेते हैं, नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और आज अली ज़फ़र की बर्थडे है। So happy birthday to अली ज़फ़र and many many happy returns of the day. अली ज़फ़र जो है वो 18 में 1980 को लाहौर में पैदा हुए और तालीम लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मुकम्मल की और टीवी ड्रामा उनका कॉलेज जीन्स, कांच के पर, लंडा बाजार जो है वो बहुत मकबूल हुआ और फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म शरारत में गीत जुगनुओं से भरले आंचल के साथ अपने गाने के करियर का आगाज किया। और आप इन गानों में हिना वो गाना किस तरह भूल सकती हैं? छन्नों की आंख में एक नशा है। छन्नों की आंख में एक नशा है, बिल्कुल बहुत हिट हुआ ये गाना। अब अली ज़फ़र की शोहरत की एक वजह जो है करियर के शुरू में वो ये गाना भी है और उनकी पहली भारतीय फिल्म जो है वो तेरे बिन लादन थी। ना सिर्फ उन्होंने गुलकारी में अपने जौहर दिखाए बल्कि अदाकारी में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तो जनाब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अली ज़फ़र जो है हमारी मीडिया इंडस्ट्री की एक पहचान है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा और इंडिया में भी मैंने तो उनको पर्सनल इंटरव्यू भी किया हुआ है। इज वेरी डाउन टू अर्थ और मैंने जब वो मेरे शो में भी आए, जमील जब मैं एक शो करती थी तो मेरे शो में आए और स्केचिंग बहुत अच्छी है। और अमिताभ बच्चन के शो में भी गए वो इंडिया में और उनका भी स्केच बनाया। इज वेरी स्पॉन्टेनियस, इमेंसली टैलेंटेड और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी एबिलिटीज से नवाजा हुआ है। बेशक। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और जिक्र करते हैं कल रात आने वाली आंधी की। हुआ कुछ यूं है ना कि कल रात आंधी में जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत मट्टी उड़ रही होती है जी और शॉपर बैग्स हमें बहुत हवा में पाकिस्तान में नजर आते हैं। ठीक है, मैं कल वॉक के लिए निकली हुई थी उस वक्त और तो अचानक से तभी आपको अपने इर्द गिर्द शॉपरों का शॉपर मट्टी वो क्या कहते हैं टॉर्नेडो आ जाता है शॉपर से आ गया एंड आई वाज लिटरली स्टक। शॉपर ही शॉपर नजर आ रहे होते हैं इट वाज डिफिकल्ट टू आंधी में। अच्छा, जहां शॉपर उड़ते हैं वहीं कल एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया। शेखुपुरा में शेर जो है वो पिंजरे से बाहर निकल आए। वो पता नहीं अब वो आंधी की वजह से हुआ या आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों इस खबर से जोड़ दिया। बहुत तेज आंधी थी जिसकी वजह से पिंजरा जो है वो शेर का खुल गया और शेर जो है वो उससे बाहर आ गया और शेर उड़ गया। हाँ? शेर उड़ गया और शेर को संभालना मुश्किल हो गया और शेर के बाहर निकलने की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। और पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा में ये जो शेर मेला चल रहा था बेसिकली और सर्कस के ये 4 शेर थे। शुक्र है कि they were trained like वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पालतू शेर थे ये। तो इंतजामिया की जनाब उसके बाद दौड़े लग गई और पालतू शेरों के भागने की खबर सुनकर इलाके में भी खौफ व राज फैल गया। तो पुलिस और रेस्क्यू इंतजामिया ने 1 घंटे के दौरान 4 शेरों को जाल डालकर पकड़ लिया। तो इंतजामिया का ये कहना है कि निजी सर्कस कंपनी को गैर कानूनी तौर पर सर्कस की इजाज़त दी गई थी। तो जहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई वहां शहरियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाला गया। अपनी नौयत का अजीबोगरीब ये वाकया है। अब हम इसको आंधी के साथ नहीं जोड़ते प्लीज। हाँ, आंधी के साथ नहीं, बट देखिए मुझे ये लगता है कि इंतजामिया को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर आप एक इतनी बड़ी चीज देकर आए हुए हैं एक खूनखार जानवर है भाई, इतना खतरनाक जानवर है, जंगली जानवर है। अगर आप उसको लेकर आए हुए हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बहुत लेनी चाहिए। और उसको बाकायदा मुझे लगता है ताला लगाते हैं, जंजीर में बांधते हैं, आई डोंट नो क्या उसका होता है, जिसमें वो था उसको अच्छे तरीके से ताला लगाना चाहिए था ताकि शहरियों में जो खौफ व हिरास फैला और कुछ भी हो सकता था। अभी तो अच्छी बात यह है कि ये जो शेर थे ये ट्रेंड थे और कोई नुकसान नहीं हुआ। शेर थे, शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे बढ़ते जनाब और एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। 74 दिन पानी में रहने का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। अमेरिकी साइंसदान ने 74 दिन मुसलसल पानी में रहने का नया रिकॉर्ड कायम किया। आई डोंट नो मेरे मुंह से सियासतदान क्यों निकलने लगा था। हम दिन रात सियासत की बात कर रहे हैं, सियासतदानों की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा जनाब, रिकॉर्ड कायम करने वाला शख्स जोसेफ अब खुश्की पर आना नहीं चाहता। वो पानी में 100 दिन तक रहने का रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में
में मुहक्किक हैं ये जनाब, और 30 फुट गहरे ज़ेरियाब स्टेशन में ये रह रहे हैं। वो तहकीक के साथ साथ समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ और पानी में ज़्यादा अरसा रहने से इंसानी जिस्म पर असरात का जायज़ा भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और जमील, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पानी में रहना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर उस स्टेशन में वो गए और उनको वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि अब वो दोबारा जमीन पर वापस नहीं आना। वैसे बहुत सारे लोगों को फोबिया भी होता है पानी में जाने का, स्विमिंग का, और वो अपने फोबियाज को फिर ओवरकम भी करते हैं। आई थिंक करना भी चाहिए, लेकिन अगर इनकी बात करें, साइंसदान की बात करें, साइंसदान डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और उनका ये कहना है कि साइंसदान तो फिर साइंसदान है, और डिफरेंट समुद्री जानवर भी जो है, उन्होंने ऐसी किस्म के जानवर हैं उन्होंने दरियाफ्त किए जो कि आज से पहले लोगों को उन जानवरों के बारे में नहीं पता था, उन आबी मखलूकात के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इस तरह की दरियाफ्त भी की और उन्होंने नया एक रिकॉर्ड भी बनाया है जी। बिल्कुल। और आप वो कहते हैं कि मैं 100 दिन रहूंगा। That is difficult। मैं तो सोच के भी सोच रही, मैं तो जब ये सोचती भी हूँ तो मेरे लिए प्रोसेस करना भी इवन मुश्किल है कि 100 दिन पानी में रहना। That's literally impossible। उसके बाद तो वाकई फिर उनका खुश्की पर आने का क्या दिल करेगा। ओके जनाब, अभी लेते हैं एक ब्रेक। 10 बजे की आप हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। तहरीके इंसाफ से उड़ान का सिलसिला जारी है, जहां हम ब्रेक से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि तहरीके इंसाफ के कुछ रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं कुछ खबरें ये आ रही हैं कि आने वाले दिनों में भी कुछ अरकान ऐसे हैं PTI के जो पार्टी छोड़ रहे हैं। 9 मई के शर्मनाक वाक़यात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को शर्मसार कर दिया। आमिर कियानी ने पार्टी के साथ सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है। जिना हाउस में तोड़फोड़ में मुलव्विस PTI के टिकट होल्डर इबाद फारूक ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर मलबा गिरा दिया है। सिंध से PTI के रुकने असम्बली डॉक्टर संजय भी बैकफुट पर चले गए हैं। सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी कर दिया गया है। फैसल वावड़ा ने भी धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बोले कि इमरान खान ने जो सबक मुझे सिखाया शायद वो खुद भूल गए हैं। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों की जो सज़ा है उनको मिलनी चाहिए। आग लगाकर जो मजम्मत कर रहे हैं उनके आंसू ना देखें। ये अदलिया भी हमारी है, फौज भी हमारी है और पुलिस भी हमारी है। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने भी 9 मई के वाक़यात की शदीद मसम्मत की और उन्होंने कहा है कि हम फ़ौज से हैं और फ़ौज हमसे हैं। जिस दिन इमरान खान तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे उस दिन मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा। इन रहनुमाओं का मीडिया से बात करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। उस दिन छोड़नी है जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ छोड़नी है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, मैंने देखा कि जिस तरह के वो पहले वो कोर कमांडर साहब के घर में जिन्ना हाउस जिसे कहते हैं जो तोड़ फोड़ की, ये मैं तो PTI तो ये थी कोई नहीं, मुझे पता नहीं क्या था, वो जला दिया। उसके बाद वो रेडियो पाकिस्तान जला दिया। लेकिन जो मुझे दिल को मेरी तकलीफ हुई सबसे ज़्यादा कि जो वो शोधा मॉन्यूमेंट जलाया, वो जो शोधा मॉन्यूमेंट है उसमें शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मैं शदीद अल्फाज से मजम्मत करता हूँ कि जो रात को अगर आप सुकून से सोते हैं ना, वो इसलिए सोते हैं कि आपके बॉर्डर्स की हिफाजत की जा रही है, वरना हिंदुस्तान ने इधर वॉक करके आ जाना है। आपके घर के गार्ड नहीं बचा सकते। आपके बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? फौज करती है। फौज हमसे है और हम फौज से। मैं PTI से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, और उस जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और मैंने और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आ जाए तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। क्या हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि हमने अब अदारों को भी बीच में इन्वॉल्व कर लेना है, अब सारा निज़ाम को इन्वॉल्व कर लेना है। पाकिस्तान की बका जो है अल्लाह के बाद, जो वो जवान, वो नौजवान, वो ऑफिसर्स जो खड़े होकर अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं सरहद पे, अभी भी आपकी सरहद में अभी भी रोज़ाना 3 से 4 शहादतें होती हैं। वी नीड टू फोकस कि हमारा जो डोमेन है वो सियासत है, हमें उसके अंदर रहकर अपनी सियासत को करना चाहिए।
9 मई के वाक़े के बाद जहां पीटीआई के रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं कल हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिक्योरिटी इदारों पर हमला करने वालों के हवाले से उन्होंने बताया कि वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। 30 से 40 वो दहशतगर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम इस वक्त हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। कहिएगा, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि 30 से 40 दहशतगर्द हैं जो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। तो क्या ज़मान पार्क एक बार फिर मैदान जंग बनने जा रहा है? मेरे ख्याल में अब मैदान जंग वाला सीन तो नहीं रह गया, क्योंकि मैं कल आपको मैंने बताया अपने प्रोग्राम में भी और वैसे भी कि ज़मान पार्क लाहौर के बाहर जो वो खैमा बस्ती आबाद थी वो अब वहाँ पर नहीं है, वो तो उजड़ चुकी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में तो लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जो बचे हैं वो वैसे मेरे ख्याल में वहाँ पर अब नहीं है, क्योंकि 9 मई की जो गलती हुई है और उसके जो फिर नताइज निकले हैं और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद अब ज़मान पार्क लाहौर के बाहर आपको लोगों की वो तादाद नज़र ही, लोगों की वो तादाद क्या है ही नहीं, लोग ही नहीं है वहाँ पे। इट इज़ जस्ट इमरान खान इनसाइड द हाउस विद हिज फैमिली, या फिर बाहर पंजाब की पुलिस है। तो अब इस वजह से वो मैदान जंग लगने वाला तो सीन नहीं है। अब तो जब आमिर मीर या पंजाब पुलिस या सीएम निगरान जो हैं ये मोहसिन नकवी साहब चाहेंगे तो वो ज़मान पार्क लाहौर में रेड करके इमरान खान को अरेस्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में उन्होंने 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था कल, उसके ऊपर वो शायद अमल दरामद कर लें। अच्छा बैरिस्टर साहब, आमिर मीर साहब का कहना था कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाली जो खवातीन हैं वो दहशत गर्दी के लिए उकसाने में मर्दों से भी आगे हैं। आपका तज्जिया क्या कहता है? कि बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का स्टेटमेंट है। मैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन नहीं रखता कि जी ख़वातीन उकसाने में आगे हैं, मर्द उकसाने में पीछे हैं, मर्द आगे हैं और ख़वातीन पीछे हैं। सो दिस इज़ समथिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। और ये कोई भी इसके ऊपर जिसका भी किरदार है उसके हवाले से मैं तो बड़ी देर से पहले से कह रहा हूँ, पहले से मेरी एक मतलब कि एक फर्म पोजीशन है। जिस दिन ये वाक़या हुआ था कि चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, अगर किसी से कोई भी गैर कानूनी अमल होता है तो उस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि कानूनी तौर पर होनी चाहिए और कानून को ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। और वो लोग जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ें, उनको कानून के कटहरे में खड़ा करें, उनके ऊपर ट्रायल चलाएं। लेकिन आप एक पूरी जमात को, एक पूरी पार्टी को, एक पूरे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को अगर दहशतगर्द के तौर पर इक्वेट करेंगे तो उससे फिर मामलात ख़राब होंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो आमिर मीर साहब के जिस तरह के बाकी बहुत सारे अजीब से स्टेटमेंट होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है विच इज़ आई थिंक डज नॉट मेक एनी सेंस। और इससे पहले जो पंजाब के आईजी हैं उन्होंने कहा था ख़वातीन के हवाले से जो अल्ट्रा मॉड बन के आ जाती हैं बाहर एहतजाज करने के लिए। तो ये तो इन स्टेटमेंट्स में तो मुझे कुछ मेल शोविनिज़्म की झलक आती है। तो मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये दावा कर सकूं कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन दहशतगर्दी पर उकसाती हैं। ये तो तहकीकाती इदारों का काम है और इन्वेस्टिगेशन। और जब अगर कोई आइडेंटिफाई हो भी जाता है फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वो मर्द है खातून है, वो फिर इस तरह से उसको नहीं देखा जाता। वो जो कुछ उसने किया उस हिसाब से बतौर इंसान उसको देखा जाता है। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स लोग पास कर देते हैं क्योंकि थोड़ा आपको पता है तालीम की। बिल्कुल ऐसे ही है। बैरिस्टर साहब, गिरफ्तार और मफरूर मुल्जिमान की तरफ से अब इकबाली बयानात भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। आपके ख्याल में इसके बाद अब दोबारा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, ये उम्मीद की जा सकती है? देखें, होने नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है ये भी जो हुआ इसके ऊपर भी एक मुकम्मल शफाफ साफ तहकीक होनी चाहिए कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन लोग वहाँ पर गए हैं, किन लोगों ने कोई मुनज़्ज़म तरीके से इसको प्लान किया है और कोई साजिश का एलिमेंट भी इसके अंदर है या नहीं है। मेरे ख्याल में अगर एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाएगी और अगर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या तो है नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है, और अगर इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बन जाए और वो एक आज़ाद
तहकीक करे तो फिर, और उसके बाद जो जिम्मेदारान हैं उनके हवाले से निशानदेही भी हो जाए और उनको आइडेंटिफाई करके कानून के मुताबिक डील भी कर लिया जाए, तो फिर यकीनी तौर पर इस चीज़ को काफ़ी हद तक सिक्योर किया जा सकता है कि आइंदा इस तरह। अच्छा बैरिस्टर साहब, पीटीआई की जो विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं, आप क्या समझते हैं उसका अंजाम क्या होगा? और अगर अली जैदी साहब की बात करें तो उनसे मुतालिक जो खबरें आ रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो वहां पर हमें काफी हलचल नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा है कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ तब तक पीटीआई में हूँ, लेकिन ये उन्होंने अच्छी बात की कि उन्होंने 9 मई के सानिये की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पे मेरा दिल बहुत दुखा कि जो शोहदा का मॉन्यूमेंट था उसको भी जलाया गया। तो जो सही बात करे तो फिर उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफादारी का दम भरा है और वो ये कहते हैं कि पीटीआई जो असल जेन्युइन है वो तो ये है ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कल रात को ही मैंने अपने शो में भी कहा था कि जब से इमरान खान साहब बहुत मकबूल हुए ना, उसके बाद ऐसा कान टुट्टा भी पीटीआई में शामिल हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो नज़रिया जिसकी इमरान खान बात करते थे उसके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता। तो ये ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे कान टुट्टों की तरफ से इस तरह की हरकत हुई है और उसकी वजह से पूरी पार्टी उसकी जद में आ गई है, जिसमें अच्छे लोग भी हैं, नजरियाती लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं। तो मैं सिर्फ यही बात बार बार कर रहा हूँ कि वो लोग जो कि वाकई में जिन्होंने ये शरंगेजी की है उनको तो आप टारगेट करें और अकॉर्डिंगली कानून के मुताबिक उन्हें डील करें, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, उनको सबको जो है उनके साथ इक्वेट करना बहुत ज्यादती हो जाएगी, उसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। बैरिस्टर साहब, अब मज़ाहमती बयानात भी आ रहे हैं, इस वाक़े को कंडेम भी किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी किया गया, लेकिन इमरान खान की जानिब से नहीं किया गया। आपको लगता है कि खान साहब की तरफ से मज़ाहमती बयान ना आना उनके लिए एक इम्तिहान बन चुका है? मेरे ख्याल में इमरान खान का सबसे बड़ा जो इम्तिहान बना ना, और जिस वाक़े ने वो कहते हैं ना द टेबल्स गॉट टर्न्ड, वो ये 9 मई वाला वाक़या है। अगर ये कहीं ना होता ना, ये जो भी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, ये इतना बड़ा सानिया हुआ है और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इदारे में भी, इदारे से बाहर भी, और कि उसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई, काया पलट गई। नहीं तो उससे पहले इमरान खान जिस तरह से जा रहे थे और ख़ास तौर पे उनकी जो मकबूलियत थी पीडीएम की 13 जमातों पे भी वो भारी थे। तो ये जो लोग विद इन द पीटीआई इसके ज़िम्मेदार हैं, विद इन द पीटीआई जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इमरान खान को सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े, सबसे मुश्किल इम्तिहान में डाला है। क्योंकि देखें, जब आप फौजी तनसीबात पर इस तरह का अमल करेंगे या एक्शन करेंगे तो फौज, तो फिर आपको पता है कि दुनिया की 5वीं 6ठी तगड़ी फौज है और इस तरफ उसने ईस्टर्न बॉर्डर संभाला हुआ है, उस तरफ उसने वेस्टर्न बॉर्डर संभाला हुआ है, उधर उन्होंने बलोच सेपरेटिस्ट को संभाला हुआ है। विद इन दी जोग्राफिकल डोमेन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और भी जो शरपसंद अनासर हैं उनको भी संभालते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी मकबूल हो, उसके बावजूद उसके चंद शरपसंद अनासर अगर उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे तो वो बड़े आराम से डील करना जानते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए था। वो जिन लोगों ने किया है उन्होंने इमरान खान को सबसे बड़े इम्तिहान। बिल्कुल सही। बैरिस्टर एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब देखना यह है कि ये सख्ती पीटीआई के लिए कितनी देर रहती है और क्या पीटीआई अपनी गलतियों से कुछ सीखती भी है या नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में म्यूजियम्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जहां दुनिया भर की आवाम को उनकी तहजीब व सकाफत से आगही और माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुतालिक शऊर बेदार करना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1978 से जो है वो इंटरनेशनल म्यूजियम डे के तौर पर आज का दिन मनाने का ऐलान किया था। अजायब घरों में फ़नी तख्लीकात, साइंसी नमूनों और तारीखी विरसे के अलावा दीगर अशिया आने वाली नस्लों और अवामी आगही के लिए महफूज की जाती हैं। बिल्कुल जी, और दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां म्यूजियम मौजूद ना हो। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कदीम तरीन अजायब घरों में से लाहौर का अजायब घर सबसे बड़ा है और इस म्यूजियम की बुनियाद 1855 में रखी गई।
और लाहौर के अजायब घर की अगर बात करें तो इसमें हमें गंधारा तहजीब के नायाब तरीन कुछ मुजस्मे हमें नजर आते हैं, मिनिएचर्स हमें नजर आते हैं, बिल्कुल। और मुसव्वरी के तारीखी जो हैं हमें कुछ फनपारे भी नजर आते हैं। बिल्कुल जनाब, और इसके अलावा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के दीगर अजायब घर जो हैं उसमें मौजदाड़ो, पेशावर, बहावलपुर, टैक्सला और हड़प्पा में कायम किए गए हैं। अजायब घर न सिर्फ कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि दुनिया भर में सकाफती तबादले, तहजीब और बाहमी अफामो तफहीम की तरक्की, ताउन और अमन का जरिया भी समझते हैं। तो आज जहां म्यूजियम्स का इंटरनेशनल जा रहा है, पाकिस्तान में भी, जिस हमने बताया कि पाकिस्तान में भी कई म्यूजियम्स मौजूद हैं, उनमें से 2 म्यूजियम्स की हम आपको सैर करवाते हैं। सबसे पहले तो कराची चलते हैं राव अफनान के पास। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम अजायब खानाजात आज मनाया जाएगा। मैं इस वक्त नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। कैमरामैन कामिल यूसुफ मेरे हमरा हैं। कामिल यूसुफ, अगर इस जानिब आपको दिखाएं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल अशिया नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में रखी हैं। उसी के साथ साथ जब वो बानी पाकिस्तान जब है उन्होंने पहला खिताब किया, उससे मुताल्लिक जो है वो यहाँ पर तस्वीर भी मौजूद हैं, जो खतूत लिखे गए उनकी तस्वीर भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि पाकिस्तान जब बन रहा था, नौजवानों का क्या जज्बा था। अगर कैमरामैन कामिल यूसुफ आपको दिखा सकें कि जो अलीगढ़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से उनकी जानिब से जो तहरीर अपने खून से लिखी गई थी कि आई विल डाई फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तमाम तहरीरें जो हैं उनके यहाँ पर अजायब घर के अंदर जो है उसे महफूज बनाया गया। उसी के साथ साथ अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल अशिया, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया, पाकिस्तान किस तरह बना, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, वो तमाम अक्कासी जो है वो ये म्यूज़ियम करता है। और किसी भी मुल्क का अजायब घर जो है वहाँ की तहजीब और सकाफ़त की अक्कासी करता है। तो अल्लामा इकबाल की ज़ेर इस्तेमाल अशिया, पगड़ी, पेपर वेट, ये तमाम ही यहाँ पर मौजूद है। ऐनक का कवर यहाँ पर मौजूद है, उनकी शायरी के जो है यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान के का जो नक्शा चौधरी रहमत अली की जानिब से जो है वो प्रपोज़ किया गया था और उसमें बताया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये तमाम ही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो पहली टेबल भी मौजूद है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसकी सरबराही की थी। 15 अगस्त को इसी टेबल पर जो है वो क़याम पाकिस्तान के अगले दिन जो है पाकिस्तान की पहली काबीना का इजलास हुआ था। तो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं हूँ और दुनिया भर की तरह आलमी अजायब खानाजात मनाया जा रहा है। यहाँ पर शहरी विज़िट भी कर रहे हैं और मुल्क भर के अजायब घरों के अंदर शहरी विज़िट करेंगे और तारीख़ी चीज़ों को देख कर जो है वो उससे इस्तेफ़ादा करेंगे। जी शुक्रिया राव अफनान। और अब हम रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ फैज़ान हसनैन हमें एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम की सैर करा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में म्यूज़ियम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम इस टाइम पे मौजूद हैं पेशावर म्यूज़ियम में, जो कि 1906 में तामीर किया गया था और 1970 में इसे तोसी दी गई थी। पेशावर म्यूज़ियम में गंधारा आर्ट के काफ़ी ऐसे नवादरात मौजूद हैं जो कि काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इसके साथ साथ इस्लामी गैलरी भी यहाँ पे बनाई गई है जिस पर काफ़ी कुरान मजीद के पुराने नुस्खे यहाँ पे रखे गए हैं और दीगर काफ़ी इस्लामी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि अपनी अहमियत के आप हामिल हैं। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं पेशावर म्यूज़ियम के इंचार्ज आसिफ खान। उनसे बात करते हैं कि पेशावर म्यूज़ियम में ऐसी कौन सी तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं जिसके बारे में वो हमें बता सकते हैं। जी आसिफ भाई, ये बता दीजिए कि पेशावर म्यूज़ियम में क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं और एक तारीख़ उनकी यहाँ पर मौजूद है। देखिए जी, जो पेशावर म्यूज़ियम है इसकी जो अहमियत है वो मुसल्ला है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो इसकी अहमियत है, तकरीबन 3000 के करीब नवादिरात यहाँ डिस्प्ले पे है। जो ज़्यादा अहम है, ज़्यादा पुराने है, वो गंधारा तहज़ीब के नवादिरात है। आपको गंधारा तहज़ीब के बारे में यकीनन पता होगा, ये एक बुद्ध तहज़ीब है जो यहाँ पर हमारे इस इलाके में फ्रॉम 1st सेंचुरी एडी अप टू 8th सेंचुरी एडी के बीच यहाँ से गुजरा है। और इसका जो मतलब था, यानी पत्थर से बुद्धा के या बोधिसत्व के या इस बुद्ध मत के दूसरे जो नवादिरात है उनके या इस मज़हब के जो फिगर थे उनके मुजस्मे बनाना, ये गंधारा तहज़ीब था। और इसका जो मतलब था वो
वो था प्रोपिगेशन ऑफ बुद्धिज़्म, ताकि इस मज़हब की प्रचार को इस आर्ट के ज़रिए इसके पूरी दुनिया में इसका पैगाम को पहुँचाया जा सके। यही वजह है कि आज आप पूरी दुनिया में विज़िट करते हैं तो आपको अगर बुद्धिस्ट का जो मज़हब है ये आपको नज़र आता है, बुद्धिज़्म नज़र आता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस बुद्धिस्ट आर्ट और गंधारा आर्ट। इस वजह से तो ये इस बुद्धा के या जो कंट्रीज़ है, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, उसके लिए वही अहमियत रखता है जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना की है। यहाँ पर उनके तबर्रुकात है, यहाँ पर मुक़द्दस मकामात है। तो इस मुक़द्दस मकामात से जितनी भी खुदाई हुई अंग्रेज़ों के ज़माने से शुरू है और अभी हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, तो जितनी भी नवादिरात यहाँ से निकले हैं वो आपको पेशावर म्यूज़ियम में यहाँ डिस्प्ले पे नज़र आएगी। ये भी हमारा एक एस्टीमेट है, दावा है कि हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा जो है गंधारा आर्ट का या बुद्धा आर्ट का, वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। जी बिल्कुल, पेशावर म्यूज़ियम में पहली सदी से लेके अभी तक के जितने भी नवादरात हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है और खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी नवादरात निकाले जाते हैं या मिलते हैं तो उन्हें पेशावर म्यूज़ियम में सेव कर दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर फैज़ान हसनैन हमें पेशावर से म्यूज़ियम की सैर करा रहे थे। ये तो आपने ऐसे म्यूज़ियम अजायब घर की सैर की जहां पर जो है माजी के कुछ नवादरात मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत चीजें मौजूद हैं। बेसिकली इस तरह के जो म्यूजियम्स हैं वो हमें माजी में ले जाते हैं, हमें 100 साल, 150 साल, 200 साल, हजारों साल भी पीछे ले जाते हैं। लेकिन दुबई में एक ऐसा म्यूजियम भी है जो हमें फ्यूचर में ले जाता है जनाब। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई की हम बात कर रहे हैं, जिसको आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग का मावल कहा जा रहा है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है इसको। इसके अंदर कुछ रोबोट्स हैं और जमील लोगों के मनासिर हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और इस म्यूजियम से हिना भी होकर आई हैं और हिना जब यहाँ से होकर आई तो हिना के रिमार्क्स ये थे कि मैं फ्यूचर से होकर आई हूँ। फ्यूचर से, बिल्कुल। फ्यूचर की बहुत सारी चीजें थी, बहुत इनोवेटिव और बहुत जबरदस्त आइडियाज थे। इसमें डिफरेंट फ्लोर्स बनाए गए हैं और डिफरेंट फ्लोर्स पर ऐसी चीजें बनाई गई हैं, ऐसे रोबोट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिफरेंट गैलेक्सीज इसमें बनाई गई हैं, मतलब खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट। इसका टिकट है और इसको आप अगर दुबई जाते हैं तो आपको पहले बुक कराना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वहां पर पहुंचते हैं। इसका 145 दिरहम्स जब मैं गई थी, अभी आई डोंट नो कि अभी करंट क्या इसका टिकट। ठीक है, वैसे अगर 150-200 में दिरहम में आपको अगर टिकट मिलता है। और जमील इसको बुक भी पहले करना पड़ता है, यानी कि आप ऑन स्पॉट जाके टिकट खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको महीना पहले इसको बुक करना पड़ता है। जब ये नया इतने लोग जाते हैं वहां पर, रश ज्यादा होने की वजह से। बिल्कुल। लेकिन जो 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए टूर बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके बच्चे हैं जो कि थोड़ा रास्ता भी बता दी, इतना कुछ आप भी बता दिए तो दुबई पहुंच के किस तरह आप जाएं तो आप यहाँ जरूर जाएं। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही जनाब। अब तो वो कहना पड़ा बैक टू द फ्यूचर वाला सीन जो है बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और हम बात करेंगे डायबिटीज की। दुनिया भर में डायबिटीज के मर्ज में आए रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो इस मर्ज में इजाफा हो रहा है और मरीज सबसे ज्यादा है डायबिटीज के। इस वक्त अगर हम बात करें मरीजों की तादाद की तो सबसे ज्यादा जो मरीज हैं डायबिटीज के वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से एक तहकीक की गई जिसके बाद जो है पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की जो तादाद थी वो सबसे ज्यादा थी। और अगर उसकी शरह की बात की जाए तो 30.8%। और इस तहकीक में 38 कंट्रीज को शामिल किया गया, जिसमें पाकिस्तान का पहला नंबर है। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। पाकिस्तान 38 ममालिक में पाकिस्तान का पहला नंबर आया और दूसरा कुवैत का आया, जहां डायबिटीज की जो मर्ज है वो 24.9% पर है। और तीसरे नंबर पर तुर्किया है, जहां शुगर का मर्ज 14.5% पर है। चौथे नंबर पर बांग्लादेश है, 5वें नंबर पर श्रीलंका है, 6ठे नंबर पर चीन, 7वें नंबर पर स्पेन, 8वें नंबर पर थाईलैंड, जबकि 9वें नंबर पर भारत है। शुगर के मरीजों का सबसे कम तनासुब नाइजीरिया में रहा है, जहां ये मर्ज 3.6% रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में इसके जो स्टैट्स हैं वो बहुत ही खतरनाक है। 30.8% जो है वो मर्ज में मुब्तला है लोग। इस सारी सूरत में बात करते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं
उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जमील बहुत सी कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं और हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मर्ज पर हम काबू नहीं पा रहे। क्या इसमें इंडिविजुअली लोगों का कसूर है या फिर कलेक्टिवली है? खास तौर पर मैं फूड अथॉरिटी को भी इसमें इस बात में जो है वो पिन पॉइंट करना चाहूँगा, क्योंकि खुराक का अच्छा होना, म्यारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे मुल्क में ऑयल का, घी, चीनी, इसका बहुत इस्तेमाल बेसिकली बहुत ज़्यादा है और फ्राइड आइटम्स जो हैं वो भी लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, तो गैर म्यारी घी का बहुत ज़्यादा मार्केट्स में इस्तेमाल होता है। जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस की बात करते हैं, आई थिंक ये हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी भी इदारे को ब्लेम करें उससे पहले हम सबको पता है कि डायबिटीज़ क्या है और कितना ये ख़तरनाक हो सकता है अगर हम इसको टाइम से क्योर ना करें। हमारा लाइफस्टाइल मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह है। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चीनी का इस्तेमाल, अगर हम अपनी कॉफ़ी की बात करें, अगर हम सिर्फ ये चाय की बात करें, तो उसमें मुझे लगता है कि ये डालनी ही नहीं चाहिए, ये तो मना हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे घर में, हमारे ऑफिस में चाय कॉफ़ी भी अच्छी लगती है और वो बहुत बेहतर लगती है और हमें अपने टेस्ट बड्स को से हम बच्चों को भी, अगर जमील हम सिर्फ बच्चों की ही बात करें तो जो बच्चा रोता है, जब हम उसको फीडर में दूध देते हैं उसमें भी कोई स्वीटनर डाल देते हैं, कोई फ्लेवर डाल देते हैं, कोई चॉकलेट का आदि बना देते हैं। ये चीज आप बहुत गलत करें। और अब तो जमील अगर पाकिस्तान की बात करें, जो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से एक तहकीक की गई, उसमें ये बात सामने आई कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको डायबिटीज हो रही है और डायबिटीज टाइप 2 हो रही है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस का आजकल इस्तेमाल करते हैं जी। हम आए रोज ये सुनते हैं कि आप ये खा लें, आप ये ले लें, आप ये मेडिसिन इसमें मिक्स कर लें। आई थिंक वो सब जो है एक मिथ है, जो हम ये डाइट सोडास पी रहे होते हैं और हमें लगता है कि जी इसमें चीनी बिल्कुल नहीं है और हमारी बहुत तसल्ली हो रही होती है कि जी हम तो डाइट सोडा पी रहे हैं ना, हम डाइट कोला पी रहे हैं, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। और फिर गर्मियों में हिना बाजारों में मिलने वाले मशरूबात की मांग में बड़ा इजाफा हो जाता है। हम जगह जगह देखते हैं कि सड़क किनारे भी लोग खड़े होकर उस शरबत को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब उसकी क्वालिटी क्या है? चीनी का उसमें बेतहाशा इस्तेमाल होता है, सिर्फ फ्लेवर्स डालकर उसको आर्टिफिशियली उसको आपके लिए थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बना दिया जाता है। That's the appropriate word. अच्छा जमील, मुझे लगता है कि हम जो ये मसनूई मिठास की बात करते हैं तो उसकी कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। दूसरा, हम डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और हमें बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो अपना कारोबार चमकाने के लिए माजरत के साथ वो हमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस का मशवरा दे देते हैं कि जी आप ये इस्तेमाल करें। मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑल्टरनेट जो है वो फ्रूट्स हैं, वो फल हैं, क्योंकि फलों में कुदरती मीठा होता है। अगर आप फलों का इस्तेमाल करते हैं आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर गर्मियों में फलों की बात करें, बहुत सारे फल जो हैं वो बहुत मीठे हैं। जैसे अगर हम आम की बात करें, हम केले की बात करें, तो ये नहीं कि आप कोई 2 किलो आम खाना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि जी उसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है और नेचुरल स्वीटनर का वो काम करते हैं। वैसे तो 2 किलो आम खाए बगैर ना मजा भी नहीं आता आम खाने का। तो ये कम करें ना, उसके साथ फिर वर्कआउट करें, जब तक आप बैठ के तसल्ली के साथ आम ना खाएं, ठंडा किया जाए, फिर लस्सी पी लें उसके ऊपर से। हाँ, यस, कहा जाता है दूध वाली लस्सी पीना है, दूध वाली कच्ची लस्सी जिसे कहा जाता है। आम हमारे घरों में ये कच्ची लस्सी जरूर पिए। उसके बाद 2 किलो में बहुत ज्यादा है वो, तो आप तो मिर्जा गालिब बन गए हैं। 4-4 किलो भी लोग खा जाते हैं। इतना वो बड़ा 4-4 किलो अभी। अच्छा, आप बड़े वाला अच्छा वाला आम ले तो शायद 1 किलो में तो वो दो चढ़ते हैं, शायद 2 आम चढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आम जो है पोर्शन, हमें हमारा जो फोकस है वो पोर्शन पर होना चाहिए। अगर हम फ्रूट लेते भी हैं, कल हम डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से बात कर रहे थे तो वो यही कह रही थी कि हम फ्रूट चाट जो है ना पूरा डोंगा भर के खा लेते हैं, फिर हमें लगता है कि हम पतले क्यों नहीं हो रहे। तो अगर आप इतनी क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को कंज्यूम करेंगे, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो वेजिटेबल है, क्वांटिटी इज रियली इंपॉर्टेंट और एतदाल के साथ हमें खाना चाहिए। ट्रू दैट। आम की बात तो मैंने इसलिए खास तौर पे की है क्योंकि आम का बहुत शिद्दत से इंतजार हो रहा है और जून जुलाई में आम खाने का जो मजा आएगा, तो पेड़ पर ही पके हुए आमों का जो मजा है वो पेटी में रख के मसाले से पकाए हुए आमों में नहीं है। जमील, मेरे तो आम आते भी जो है ना वो मुल्तान से हैं। मुल्तान के जो आम है वो बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं, बहुत जबरदस्त, टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा होता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुल्तान में हैं। और मियाँ वाली के भी आते हैं आम, मियाँ वाली के भी आते हैं, मियाँ वाली के भी आम बहुत अच्छे होते हैं। वो नहीं, लेकिन आप ये कह रहा आपके लिए ले आऊंगी मैं आम, आपने परेशान। मैं इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा था। मैं मुझ समेत पूरी टीम जो है वो उसको इंतजार रहेगा महंगाई देखे कि कितनी पेटियां आएंगी आमों की मियाँ वाली से। हम इस इंतजार में रहेंगे। एक पेटी लाऊंगी लेकिन आप सब ने उसको मिल बांट के खा चले एक पेटी ले आए 50 किलो वाली।
पूरा ट्रक लोड करा के, ठीक हो गया। एक पेटी 50 किलो वाली ले आए। अब ये ना हो 3, 4, 5 किलो वाली पेटी आ जाए, उसमें से क्या, उसमें से कुछ नहीं बचना, कुछ भी नहीं। 2 लोग 3 लोग खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, वैसे आम खाना जरूर चाहिए, लेकिन अगैन आपको क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल करके खाना चाहिए। फ्रूट्स में भी अगर हम बात करें जिनमें नेचुरल स्वीटनेस होती है और मिठास होती है, कुछ जो गर्मियों के फल हैं वो बड़े तुर्श होते हैं, जिसमें अगर हम फालसे की बात करें उसका भी इस्तेमाल बहुत जरूरी है आपकी सेहत के लिए। फिर हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी चीनी ऐड कर लेते हैं। क्या करें? अच्छा, चीनी ऐड ना करें तो क्या करें? आप उसको एज इट इज कंज्यूम करें, उसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर दें, या फिर अपने टेस्ट बड्स को इस तरह से। शहद भी तो मीठा होता है। हाँ, बट उसमें तो ये नहीं कि आपने शहद की बोतल ही उसमें उंडेल दी। वो जितना खट्टा है, वो आजकल फालसा जितना खट्टा आ रहा है, बट हमारी बॉडी को बोतल ही उंडेलनी पड़ेगी। जमील, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए ये फ्रूट्स बनाए हैं। आप देख रही हैं मुझे क्यों बार-बार आज शो में खांसी आ रही है? मैंने कल फालसे का जूस पिया और वो इतना खट्टा था कि चीनी डाल के भी उसकी वो खटास ठीक नहीं हुई। कुछ चीजें खट्टी तो, कुछ फ्रूट्स खट्टे तो होते हैं, तुर्श होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर उसको बहुत ज्यादा चिल्ड फॉर्म में सर्व किया जाता है। उनमें इतनी ज्यादा बर्फ डाल दी जाती है कि उसकी जो तासीर ऑलरेडी ठंडी होती है, वो पीने में भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिस वजह से वो गले को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों में वैसी एक्टिवनेस की बड़ी कमी है, और खाना खा के हम सो जाते हैं, हमें लगता है खाना खा लिया तो सब चीजें हो गई हैं। बिल्कुल। एक्सरसाइज का तो कॉन्सेप्ट नहीं है जमील। मैं पार्क्स में जाती हूँ या मेरे घर के पास जो पार्क, वहां पर आपको सिर्फ जो है ना वो एजेड लोग ही नजर आते हैं, चंद लोग एंड एजेड लोग, जिनको पता है कि जी अब तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अब तो ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इसको हमें करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नौजवानों की बात करें तो वहां पर यंगस्टर्स, मुझे 1-2 यंगस्टर्स प्रोबेबली नजर आते हैं, मतलब नजर ना आने के बराबर ही। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो यंगस्टर्स जो हैं वो हमें पार्क्स की बजाय जिम्स में नजर आ रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर साहब जो हैं वो उनसे हमारा राब्ता बहाल नहीं हो रहा ड्यू टू नेट इशू। नेट का प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान का भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया है और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। पाक भारत टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका में हो सकती है। पाक भारत सीरीज के लिए पहला ऑप्शन जो है वो इंग्लैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया होगा। भारत के साथ अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो दुबई जो है वो हमें सस्ता पड़ेगा, नजम सेठी साहब का कहना था। ऑस्ट्रेलिया को भी हमने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रडार पर रखा हुआ है। एशिया कप के लिए भारत को हाइब्रिड मॉडल दे चुके हैं और अब वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी को बचाने के लिए आईसीसी को आगे आना होगा। बिल्कुल जनाब, और पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया उस पर पहले तो भारत आमादा नहीं हुआ, बट लेट्स सी कि क्या बनता है, क्योंकि एशिया कप के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी कप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आलिया रशीद साहिबा इस वक्त हमारे साथ है। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब पाकिस्तान की तरफ से एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल पेश किया जाना और फिर नजम सेठी साहब की जानिब से आईसीसी को एशिया कप और चैंपियंस लीग बचाने के लिए किरदार अदा करने का कहना, क्या भारत अपनी हठधर्मी छोड़ेगा और क्या आपको एशिया कप होते हुए दिखाई दे रहा है? जी देखिए, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला है क्रिकेट की टीम ना भेजने का, वो बेसिकली सियासी मामला है और गवर्नमेंट के लेवल का मामला है। जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको परमिशन नहीं दे रही बकौल उनके खेलने की, जो कि हम देख रहे हैं और इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसके जवाब में जो सेठी साहब ने ये आइडिया दिया है कि हाइब्रिड, अब मुझे नहीं समझ में आती कि ये कितना प्रैक्टिकल हो सकता है। इसलिए कि देखिए ना, अगर आप पाकिस्तान में सिर्फ 2-4 मैचेस कहते हैं कि वो हो जाएं, इंडिया को ना आना पड़े और बाकी सारा टूर्नामेंट जो है वो दुबई में हो जाए या कहीं और हो जाए, बल्कि इनफैक्ट आज तो मैंने एक और फर्दर डेवलपमेंट जो है वो सुनी है, वो ये कि बायलैटरल सीरीज जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हो सकते हैं, वहां तक बात जा रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरह से इसको लेके हम चलना चाह रहे हैं, इसलिए कि आपके जो एशियन ब्लॉक के कंट्रीज हैं वो आपको फेवर नहीं कर रहे इस मामले में। वो ये इस पे इंडिया के ज्यादा साथ नजर आ रहे हैं बजाय हमारे।
तो अगर आप इंडिया और पाकिस्तान मतलब आप हाइब्रिड से आप एक आध मैचेस अगर आप अपने यहाँ करा लेते हैं, ये आप बड़े टूर्नामेंट्स पे कैसे अप्लाई करेंगे मुझे बताएं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप है और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो इंडिया तीसरे कंट्री में रख ले और बाकी मैचेस जो हैं वो इंडिया में हों, वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। तो अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर वो कहाँ खेलेगा? फिर दोबारा आपको वहां जाना पड़ेगा। तो ये तो मुमकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नजर नहीं आता मुझे। और एशिया कप स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एक ना एक दिन इस चीज को रेज करना था, एक ना एक दिन इस पर बात करनी थी, एक ना एक दिन इसका हल तलाश करना था। तो इसका हल तलाश करने के लिए जो तजावीज रखी जा सकती हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर कर रहा है, लेकिन वो कितनी प्रैक्टिकल हैं वो मुझे तो मैं ये फोर्स ही नहीं कर पा रही। मेरा तो ये ख्याल है कि एशिया कप शायद जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा या पाकिस्तान से ले लिया जाएगा जी। और या फिर वो माइनस पाकिस्तान करके जिस तरह वो एक एशियन ब्लॉक बना के इंडिया खेलना चाह रहा है वो उस तरह से करेंगे। तो ये सिचुएशन काफी ट्रिकी है अभी। इस बारे में जाहिर है हतमी तौर पे तो बंदा नहीं हम कह सकते ना कि क्या चीज होने जा रही है, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो मुझे बहुत प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा। हमारे पास 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके लिए इंडिया उस वक्त भी यही करेगा कि वो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? क्या इस तरह हम करेंगे कि एक मैच हम वहां रख लेंगे तीसरे मुल्क में और फिर उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल्स हो जाएं तो हमें मतलब उसमें 3 दफा भी आप एक टीम में फेस कर सकती हैं एक दूसरे को, तो आप क्या करेंगे? तो ये एक अजीब सी ऐसी खिचड़ी पकी हुई है जो मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन है जी। अच्छा आलिया साहिबा, अगर भारत जो है अपनी हट धर्मी पर कायम रहता है तो ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि नजम सेठी साहब तो वर्ल्ड कप से भी बायकॉट तक का कह चुके हैं। क्या हमें पाकिस्तान को मोदी हुकूमत के जाने का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने खेल को भी सियासत की नजर कर दिया है। देखिए भाई, इलेक्शन के नतायज हमारे हाथ में तो नहीं है ना। कल को मोदी हुकूमत दोबारा आ गई तो आप क्या करेंगे? पॉइंट ये है कि ये इस चीज को रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज को समझना आईसीसी को समझना चाहिए कि अगर इस तरह से 2 कंट्रीज में ये इशू आ रहा है और वहां पे, क्योंकि देखें इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की तरफ से मिलता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आईसीसी जो है वो जब फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स अनाउंस करता है तो उसके सामने भी सारी रियलिटीज तो है ना। तो उन्होंने जब वर्ल्ड कप वहां रखा है उनको पता है कि पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी जब रखी है तो उस वक्त इंडिया दोबारा अगर हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? इसी तरह मुझे नहीं समझ में आती कि एशिया कप जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है जय शाह जो इंडिया के हैं वही उसके भी हेड हैं, तो जय शाह को नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात इस तरह के हैं। तो ये ऐसे मामलात हैं कि इनको प्रैक्टिकल होने से पहले इसका कोई सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा ना। आपको किसी नतीजे पे तो पहुंचना पड़ेगा कि अगर आपने 2 ऐसे ममालिक जो हैं वो आपस में खेल नहीं रहे, मतलब पाकिस्तान तो हमेशा से पॉजिटिव रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि हम खेलने को तैयार है, इंडिया नहीं मानता, तो उसको आईसीसी की एक पॉलिसी जहन में रखिए कि वो हमेशा कहता है कि सियासी मामला बिल्कुल ये सियासी मामलात जो है वो आड़े आ जाते हैं। लेकिन आलिया साहिबा, अगर भारत की वजह से एशिया कप नहीं होता तो क्या पाकिस्तान कोई कानूनी चाराजोई कर सकता है? नहीं, देखिए मनसूख तो होने का मुझे नहीं लगता कि मनसूख होने का कोई चांस होगा। वो ये हो सकता है कि वो किसी और कंट्री में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए या बांग्लादेश में हो जाए, सही। वो हो सकता है। और ये अंडरस्टैंडिंग से है, वो सेठी साहब पहले कह चुके हैं कि हमें 1 अरब का लॉस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, तो लेकिन हम इस तरह नहीं खेलेंगे। तो ये स्टैंड लेना भी अपनी जगह ठीक बात है, मगर ये जहन में रखिए कि हम वर्ल्ड कप में क्या अगर हम नहीं जाते, क्या हम आईसीसी अफोर्ड कर सकते हैं कि हम आईसीसी को ये कहें कि हम आपका टूर्नामेंट जो है वो नहीं खेलना चाहते? हमें पैसों का भी लॉस है, हमें अदरवाइज भी लॉस होगा, हमारी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के भी वो इशू होंगे, हमारा आईसीसी जो है वो इस मामले पे बहुत इशू उठा सकता है। तो ये आईसीसी टूर्नामेंट को नो कहना, शायद हम एशिया कप को तो कह लें,
लेकिन आईसीसी को आप नो कहेंगे तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे लगता है। प्रैक्टिकली मैं बात कर रही हूँ, जो ग्राउंड रियलिटीज है उसकी वजह से। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। आलिया रशीद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये दुरुस्त है कि वर्ल्ड कप चूंकि आईसीसी करवा रहा होता है तो उसका बॉयकॉट करना तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इस तरह के मसाइल जो हैं इनका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। वो एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप हो, कभी भी खेल को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए और भारत को चाहिए कि वो अपनी इस हट धर्मी से बाज आ जाए और माजी में भी कई मिसालें हमें भारत की ऐसी मिलती हैं कि हमेशा जो है वो खेल में सियासत को घुसा दिया जाता है। हालांकि सियासत में खेल घुस जाए तो चले फिर समझ आती है, ठीक है, क्योंकि वो खेल चल रहा होता है, एक चेस गेम चल रही होती है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।